हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि प्राणहिता रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था गल्फ ऑफ गिब्स को लेकर के। तो जो गल्फ ऑफ गिब्स है इसको लेसर सिटीज के नाम से भी जानते हैं। और ये गल्फ ऑफ गिब्स जो है वो मेडिटेरियन सी के पार्ट के रूप में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नर्दर्न पार्ट पर जो ट्यूनीशिया कंट्री है उसके ईस्ट कोस्ट पर एग्जिस्ट करती है। अब गल्फ ऑफ गिब्स में एक फ्यूल शिप जिसमें 750 टन डीजल भरा हुआ था वो यहाँ पर डूब गई थी, जिसकी वजह से इसकी लोकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है और गल्फ ऑफ गिब्स जो है वो न्यूज़ में बनी हुई थी। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो हमने कल किया 26 जनवरी को 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर राइट डाउन किए गए हैं। तो किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया था रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, आत्मनिर्भरता सेल्फ सफिशिएंसी जो है उसके ऊपर इंडिया फोकस कर रहा है कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है। और इसी का जो पॉइंट है वो रखा गया कि इंडियन मिलिट्री जो है उनमें कौन कौन से वेपन जो हैं वो हम अपने लेवल पर तैयार कर रहे हैं और हमने प्रिपेयर किए हैं, उन सभी को यहाँ पर शो किया गया। दूसरा, इंडियन आर्मी में जो विमेन है उसका क्या रोल है, मतलब विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी इंडिया फोकस कर रहा है। ये मेन दो पॉइंट जो हैं वो इस कल की परेड के मेन अट्रैक्शन रहे। तो सबसे पहले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसको फहराने के साथ में। तो अभी तक क्या होता था कि 7 विंटेज जो क्विक फायर 25 पाउडर गन्स जो है वो यूज़ की जाती थी सिंस इंडिपेंडेंस, उनको रिप्लेस करके पहली बार इंडिया मेड 105 mm फील्ड गन्स जो हैं उनको यूज़ किया गया। तो यहीं से शुरुआत हो गई कि इंडिया जो है वो अपने लेवल पर डिफेंस वेपन को तैयार कर रहा है। साथ ही साथ में मेड इन इंडिया इक्विपमेंट में मेन बैटल टैंक अर्जुन नाग मिसाइल सिस्टम, K9 वज्र टी गन सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, इन सभी को यहाँ पर जो परेड है उसमें शो किया गया। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारी जो एयरफोर्स का जो कंटिजेंट है था, साथ में जो नेवी का जो कंटिजेंट था, उनको उनका जो कंटिजेंट था उनको लीड किया गया विमेन के द्वारा। ओके, जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने यहाँ पर उनको लीड किया। तो एक तरीके से विमेन एम्पावरमेंट जो है उसको भी शो किया गया कि आर्मी में विमेन का जो पावर है, जो रोल है उसको यहाँ पर दिखाया गया। दूसरा अगर हम बात करें तो त्रिपुरा, जो टैब्लू आते हैं अलग अलग स्टेट के, तो इसमें केरला और जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने में और वहाँ की जो भी स्पेशल एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करने में जो विमेन का रोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो विमेन का रोल है वो वहाँ की टैब्लू में शो किया गया। जो भी वहाँ की केरला की फोक ट्रेडिशन है वो विमेन के थ्रू जो है वहाँ पर शो की गई। तो एक तरीके से इन दो पॉइंट्स के ऊपर जो हमारी परेड का जो अट्रैक्शन है वो इन दो पॉइंट्स के ऊपर फोकस रहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 2 साल के बाद में, क्योंकि 2020 में जो है वो मार्च से कोविड का जो केसेज हैं वो देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद में रिस्ट्रिक्शन रहा। तो 2021 और 22 में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में जो चीफ गेस्ट आते हैं अदर कंट्री से जिनको हम बुलाते हैं वो नहीं रह पाए हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के टाइम में। और 2 साल के बाद में इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे इंडिया के चीफ गेस्ट प्रेजेंट टाइम में थे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रंट पेज पर ही। और राजस्थान में आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में है कांग्रेस की गवर्नमेंट और अभी होने वाले हैं वहां पर इसी साल 2023 में असेंबली के इलेक्शन। तो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में अशोक गहलोत। तो उन्होंने क्लियर किया है और राजस्थान में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं उनकी संख्या है 200। तो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 156 सीट्स जो हैं वो हम जीतेंगे। और किसके काम पर? गवर्नमेंट ने जो 4 साल तक काम किया है उसी के लेवल पर उन्होंने ये अनाउंस किया है।
नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो आम आदमी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सुप्रीम कोर्ट जाने का मेन रीजन ये है कि एमसीडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जो है उसके इलेक्शन हुए और इन इलेक्शन में 104 सीट पर जीत कर के आई बीजेपी और 134 सीट पर जीती आम आदमी पार्टी 250 वोट्स में से। ओके, अब इसमें क्या है कि जो मेयर का जो इलेक्शन है वो कंप्लीट नहीं किया करवाया जा रहा है, इसको बार बार जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि भाई मेयर के जो इलेक्शन है वो टाइम से रहीं, मतलब जो जीत करके जो लोग आए हैं वो उनमें से मेयर को चुने और हमारा जो कैंडिडेट है उसके साथ में उन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो भी यहाँ पर है एमसीडी में, तो उनको जो राइट्स दिया गया है कि वो भी वोट दें, वो वोट ना दे पाए, इसके ऊपर भी जुडिशरी जो है वो अपना काम करे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 243 आर जो है उसमें ये बोला गया है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है उनको राइट टू वोट का अधिकार नहीं है। ओके, तो इसी के बेसिस पर जो है वो काम किया जाए। और जिस तरीके से एमसीडी के इलेक्शन को अलग तरीके से यूज करने की कोशिश अलग पार्टीज कर रही हैं, उनको यहाँ पर जुडिशरी अपना इंटरफेयर करके इन सारे पॉइंट्स के ऊपर एक तरीके से डिटेल्ड में अपना पॉइंट रखे, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉइंट है उसी के बेसिस पर जो है इसको यूज किया जा सके और उसी के बेसिस पर मेयर के इलेक्शन कंडक्ट हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साउथ पेज पर, और हमारा इसरो जो है उन्होंने सोलर मतलब हमारा जो सन है उसको स्टडी करने के लिए हमारे इंडिया का जो फर्स्ट मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन, ये जून या जुलाई में इसी साल लॉन्च किया जाएगा। तो देखो अभी तो देखो स्टडी होगी, क्या क्या इसमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक निकल करके आएंगे वो हमारे लिए बाद में इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी बहुत बार क्या होता है कि ये जो मिशन है जैसे कि आदित्य L1 मिशन, तो आदित्य मिशन जो है इसको नाम दे करके पूछ लेंगे कि ये किससे रिलेटेड है, कि मार्स की स्टडी करने के लिए, सन की स्टडी करने के लिए, और जो हमारा क्लाइमेट है उसकी स्टडी करने के लिए, या फिर जुपिटर है उसकी स्टडी करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसरो का मिशन है और सन की स्टडी करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ देखिए, देखो जापान जो कंट्री है, आपको इसकी लोकेशन पता होगा कि एशिया जो है चाइना के ईस्टर्न पार्ट पर जो है वो जापान एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर अभी क्या ये मैप में यहाँ पर शो कर रखा है, यहाँ देखिए ये जापान है। इसमें क्या है कि जापान ने ये स्टार्ट कर दिया है कि 1.25 मिलियन टन जो है वेस्ट वाटर उसको ये क्या करेंगे, पैसिफिक ओशियन में डंप करेंगे, और नेक्स्ट 30 ईयर में ये जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो पाएगा। अब ये वेस्ट वाटर है क्या, देखो 2011 में आपने देखा होगा कि 9 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आता है, उसकी वजह से सुनामी आती है, और जो वहाँ का जापान का जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अब जो सुनामी आती है तो पानी आकर के यहाँ पर भर जाता है। अब जो पानी यहाँ पर भरता है तो इसकी वजह से बहुत सारे इशू जो हैं, जैसे कि इनका जो डीजल जनरेटर है वो डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से जो रिएक्टर में जो बहुत सारी जो कूलेंट सप्लाई थी, मतलब जो वाटर जिसका यूज़ किया जाता था कूल करने के लिए, वहाँ पर भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो चली जाती हैं, वाटर जो है वो एंटर कर जाता है। इनका जो बैकअप सिस्टम है वो डिसेबल हो जाता है, क्योंकि जो प्रॉपर सिस्टम जो काम कर पा रहा था वो नहीं कर पाता है इस सब की वजह से। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है ना वो रिएक्टर प्रेशर वेसल से लीक होने लग जाते हैं। अब जो इनके यहाँ पर वाटर था जिसका यूज़ करते थे किसके लिए, कूल करने के लिए, वो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल उसमें मिल जाते हैं और वो भी एक तरीके से वेस्टेज में जनरेट हो जाता है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो होने लग जाती है। अब इन सारे वाटर को, जो वाटर रेन वाटर, ग्राउंड वाटर जो यहाँ पर स्टोर कर रखा था, जो एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पर मर्ज हो गया, उन सब में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की सबमर्जेंस होने की वजह से वो सारा वेस्ट वाटर में जनरेट हो जाता है। तो इसको लेकर के जो जापान गवर्नमेंट है वो काफ़ी लंबे टाइम से फोकस कर रही थी कि हम इस वेस्ट वाटर को किस तरीके से डंप करें। तो यहाँ पर अभी लास्ट ईयर 2021 में जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने अलाउ किया कि पैसिफिक ओशन में इसको जो है वो डाइल्यूट करके आप क्या कर सकते हो, डंप कर सकते हो। लेकिन अदर कंट्रीज जैसे कि चाइना, कोरिया, इसके अलावा ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी ने इसको लेकर के अपोज किया है कि
अगर आप पैसिफिक ओशन में यहाँ पर डंप करोगे तो इसकी वजह से और भी कंट्रीज हो, क्योंकि वाटर जो है वो तो एक दूसरे में मिक्स होता है और एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो आता जाता रहता है ओशन करंट्स की वजह से। तो वाटर जो है वो सिर्फ यहाँ का ही वेस्टेज जो है, वेस्टेज की वजह से इफेक्ट नहीं होगा, अदर एरिया जो है वो भी इससे इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, मतलब एक तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। सी लेवल पर जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फोना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होंगे। एनिमल जो हैं सी एनिमल वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होंगे। प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी और सी लेवल वाटर लेवल पर जो फूड चेन है वो भी इससे इफेक्ट होगी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो अलग तरीके से भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर अलग तरीके के लिए बोला गया है कि देखो जो वाटर है, क्योंकि आपके पास में स्टोरेज के लिए काफ़ी बड़े बड़े टैंक हैं, उसमें आप इस वाटर को स्टोर कीजिए और कुछ लंबे टाइम तक रखिए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि इस वेस्ट वाटर में जो ट्रिटियम जो है उसका इंक्लूजन है। तो ट्रिटियम जो है इसकी रेडियो एक्टिविटी जो एज है, रेडियो एक्टिव एज जो है वो टाइम के साथ में डिक्रीज होगी। मतलब इसकी जो अभी प्रेजेंट टाइम में पावरफुल तरीके से यूज कर सकता है, लेकिन टाइम के साथ में जब इसकी रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो इसका जो पावर जो है वो भी कम होगा, तो फिर जाकर के इसको डंप किया जा सकता है। लेकिन देखो अगर आप देखोगे तो जापान में अर्थक्वेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशन की जो रिंग ऑफ फायर रिम है उस पर एग्जिस्ट करता है जापान, जिसकी वजह से यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक ये सारे इशू जो हैं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का वहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिले और जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पर ये जो डाइल्यूशन का जो प्रोसीजर है इसके बारे में एक पॉइंट ये भी रखा गया है कि आप बोल रहे हो कि लंबे टाइम तक इसको रखो, लेकिन ट्रिटियम जो है वो बिल्कुल वोटर केमिकली मतलब होता है, वोटर की तरह ही आइडेंटिकल होता है। वोटर से सेपरेट करना इसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आप इसको वोटर से रिमूव कर ही नहीं पाओगे। वोटर में अगर मिक्स हो गया है तो वोटर में ही रहेगा। बस इसका एक सॉल्यूशन ये है कि लंबे टाइम तक इसको स्टोर किया जाए, सी लेवल में इंक्लूजन करने से पहले, सी लेवल में इसको डिस्पोज करने से पहले, ताकि इसकी रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज हो और फिर इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ना हो सकी। ओके, तो इस डाइल्यूशन सिस्टम में जो है इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक हमें रखना होगा, डाइल्यूट करना होगा, इसकी रेडियो एक्टिविटी को हमें डिक्रीज करना होगा ताकि जो प्रॉब्लम है वो कम से कम हो सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर जोशीमठ में जो इशू है उसी को लेकर के वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो एनटीपीसी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं, इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि आप इसको बंद करो। और एनटीपीसी को लेकर के वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्कस किया कि कुछ यहाँ पर एक तरीके से कुछ घर जो हैं वो बनाए जाएँ और यहाँ पर एनटीपीसी को 2000 टेम्परेरी प्री फैब्रिकेटेड हाउस जो हैं वो रिहेबिलिटेशन के लिए बनाने के लिए बोला गया था। लेकिन इस तरीके के जो प्रोजेक्ट है वो एनटीपीसी के द्वारा अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किए गए हैं। वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये सारा जो प्रोसीजर है वो ख़त्म किया जाए ताकि जोशीमठ का जो इशू है वो ख़त्म हो सके और वहाँ की जो स्टेबिलिटी है उसको मेनटेन किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर बहुत सारी रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है। तो इसकी वजह से जो सारा इशू है, क्योंकि यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है इसकी वजह से जोशीमठ की जो स्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा खतरे में पड़ रही है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो जो हमारा पहले जिसको हम किस नाम से जानते थे, राजपथ के नाम से जानते थे, जिसको अभी हम कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं, वहाँ पर जो हमारी परेड हुई रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर, उसी की जो इम्पोर्टेंट पिक्चर्स जो है, इमेज जो है वो यहाँ पर शो की गई है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए। तो देखो हमारे इंडिया की, यहाँ देखिए, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया और मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह जो हैं, उन्होंने कोविड-19 की जो इंटरनेजल वैक्सीन है इनोवैक, उसको यहाँ पर लॉन्च किया। और ये बनाई गई किसके द्वारा है, तो हैदराबाद बेस्ड वैक्सीन डेवलपर भारत बायोटेक जो है उन्होंने ये वैक्सीन बनाई है। और देखो
यहाँ पर ये बताया गया है कि वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेजल वैक्सीन बन गई है, जिसको कोविड के लिए अप्रूवल मिल गया है कि प्राइमरी 2 डोज के लिए इसको यूज किया जा सकता है और हेटेरोलोगस बूस्टर डोज के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ये जो इनकोवैक जो वैक्सीन है, इसको यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया है। तो बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली देखो इसको इस टर्म को लेकर के क्वेश्चन पूछ लेंगे या पूछ लेंगे, जैसे कि यूपीएससी में आप मान लो कि कोविड जो है वो न्यूज़ में तो बना हुआ है, तो इस वैक्सीन को लेकर के या फिर कोविड को लेकर के पूछ लिया गया, तो उसमें एक स्टेटमेंट ये भी डाल दिया गया कि वर्ल्ड की ये सेकेंड इंटरनेशनल वैक्सीन है। ओके, और वैक्सीन को लेकर के कोई क्वेश्चन पूछे उसमें एक स्टेटमेंट जो है इसको लेकर के डाल दें, तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन है, ये आपको ध्यान में रखना है इनवोवैक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। तो देखो अभी एक आरटीआई फाइल की गई। आरटीआई जो है केरला बेस्ड आरटीआई कैंपेनर गोविंद नामपू थ्री जो है, उन्होंने ये आरटीआई डाली कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है वो हमें वो डाटा प्रोवाइड करे कि ग्रीन मिशन जो है उसके अंडर कितना हमने फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करने की कोशिश की है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए ग्रीन इंडिया मिशन जो है उसके डाटा यहाँ पर मांगे गए, और उसी के बेसिस पर अगर हम डिस्कस करें तो ये ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो आता है नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इसको 2008 में स्टार्ट किया गया था, और इसके अंडर जो है 8 मिशन आते हैं, जिसमें से एक है ग्रीन इंडिया मिशन भी। अभी जो ग्रीन इंडिया मिशन है इसमें मेन टारगेट ये रखा गया था कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है उसको हम इंक्रीज करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, रिस्टोर करेंगे और एनहेंस करेंगे, ताकि क्लाइमेट चेंज का एक तरीके से हम उसके खिलाफ में रिस्पोंड कर सके। तो मिशन जो था वो ये था कि 10 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड जो है उसमें हम फॉरेस्ट एरिया को, ट्री कवर को इंक्रीज करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं उनकी क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे। मतलब मेन टारगेट ये था कि जो फॉरेस्ट अभी हैं उनको तो हम प्रोटेक्ट करेंगे, और वैसा एरिया जो एक तरीके से बैरन लैंड है वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। और टोटल टारगेट था कि 10 मिलियन हेक्टेयर तक हम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कर देंगे, मतलब एस्टेब्लिश कर देंगे। अब देखो ट्री कवर इंक्रीज होगा तो कार्बन जो स्टॉक्स है उसको एक तरीके से, मतलब जो कार्बन सिंकिंग जो है इसके लिए इसका यूज किया जा सकेगा। साथ ही साथ में ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो हमने मिटिगेट, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होता है उसको मिटिगेट करने का जो हमने टारगेट कमिटमेंट ले रखा है उसको भी हम सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ डाटा रख रखे हैं कि 2015-16 से 2021-22 तक के डाटा अगर हम डिस्कस करें तो हमारे इंडिया के जो 17 स्टेट्स हैं वहाँ पर ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ओके, और जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया है उसमें भी थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग स्टेट के अलग अलग डाटा है और उनके अकॉर्डिंग ये बात रखी गई है कि जितना हमें अचीव करना था, जितना हमारा टारगेट था उसमें से हम काफ़ी कम अचीव कर पाए हैं। जैसे कि यहाँ पर ये टारगेट है, यहाँ पर स्टेट के नेम है, ये टारगेट है स्टेट के और ये अचीवमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हर स्टेट में जो है वो नेगेटिव में यहाँ पर प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, मतलब टारगेट जितना हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर 2021 जो है वो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है हर 2 साल में, जो फॉरेस्ट को लेकर के जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है, तो इसमें बताया गया है कि कंट्री का जो फॉरेस्ट एरिया है, ट्री कवर जो है वो 2261 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंक्रीज हुआ है। लास्ट टाइम 2019 में जब फॉरेस्ट असेसमेंट किया गया था उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर तक इंक्रीज हुआ है। इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 24.62% है। और यहाँ पर बताया गया है कि 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो हैं वहाँ पर ही 33% से, मतलब टोटल मेन टारगेट ये है ना कि हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 33% जो है वो क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, ट्री कवर होना चाहिए। तो 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जैसे हैं जहाँ पर 33% से ज़्यादा है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे हैं जहाँ पर कम है। तो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए हमें काम करना होगा। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि देखो ये जो ग्रीन इंडिया मिशन है
वो एक पार्ट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का। और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इसके अंडर 8 मिशन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो इन 8 मिशन के जो नेम है वो आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार स्पेसिफिक ये जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है इसका नाम दे करके पूछ लेंगे, नीचे जो है मिशन का नाम दे देंगे कि कौन सा मिशन जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट इसका पार्ट है नेशनल सोलर मिशन, सेकंड है नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ओके, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट, ठीक है, नेशनल वाटर मिशन। इनके जो नेम है वो आपको ध्यान में रखने हैं। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, 6 नंबर पर आता है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। और 7 नंबर पर आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और 8 नंबर पर आता है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको एक रिलेट करके कि किस क्लाइमेट चेंज को लेकर के है, एग्रीकल्चर को लेकर के है, सोलर को लेकर के है, वाटर को लेकर के है, ग्रीन एरिया को लेकर के है, हिमालयन रीजन के ऊपर फोकस किया गया है। देखो और रीजन के ऊपर डायरेक्टली फोकस नहीं किया गया है, हिमालयन इकोसिस्टम के ऊपर यहाँ पर डायरेक्टली फोकस किया गया है। तो इस तरीके से इन 8 के 8 जो मिशन है इनके नेम आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।